Assalamu alaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन. Students, हम आज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो है हमारा जो चैप्टर हम इसका पार्ट 2 सेकंड वीडियो को हम आगाज़ करते हैं. हमने इससे पिछले वीडियो के अंदर जो है अपने आधे चैप्टर को डिस्कस कर लिया था, ठीक है, और हमने जो है वो आई तक जो है वो चैप्टर को देख लिया था. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैप्टर को थोड़ा सा मैं आई को थोड़ा सा ओवरव्यू कर दूँ और आपको बताऊँ कि हमने पिछले वीडियो के अंदर क्या क्या देखा था. हमने पिछले वीडियो के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन के डेफिनेशंस, नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पैराफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड को डिटेल से डिस्कस किया था. और जो आई है हमने इसके बेसिक से स्ट्रक्चर और प्यूपिल के बारे में हमने चीज़ें डिस्कस कर ली थी. ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं. आपने मैं आपको बता रहा था कि आपने एमसी को ज़हन में रखने हैं. 12.5 मिलियन रोड्स होती हैं और 0.7 मिलियन कोन्स होते हैं इंसानी आई के अंदर. ठीक है, तो आपने इसको ज़हन में रखना है. रोड्स की तादाद ज़्यादा होती है. ठीक है, अभी रोड्स क्या होते हैं हम इसको आगे देखते हैं. हमारे पास जो आई की जो सबसे अंदरूनी लेयर है ना, इसको हम रेटिना का नाम देते हैं. रेटिना के अंदर हमारे पास फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रोशनी को सेंस करने वाले सेल्स होते हैं. इन सेल्स को हम रोड्स और कोन्स कहते हैं. रोड्स और कोन्स में क्या फ़र्क होता है, पेपर में आपसे पूछता है. रोड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट. जो रोड्स हैं वो डिम लाइट में सेंसिटिव होते हैं, मतलब कम रोशनी में देखने में मदद देते हैं. और जो कोन्स हैं वो ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होते हैं. ठीक है, और ये डिफरेंट कलर्स के दरमियान जो है वो फ़र्क कर सकते हैं. ठीक है, तो आपने ये डिफरेंस ज़हन में रखना है. डिफरेंशिएट बिटवीन रोड्स एंड कोन्स जब आपसे पूछा जाएगा तो आपने जो है वो रोड्स और कोन्स के दरमियान जो है फ़र्क बताना है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आपसे जो एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है बताएं फोविया और ऑप्टिक डिस्क के दरमियान क्या फ़र्क है. ठीक है, तो फोविया हमारे पास क्या होता है. हमारे पास अगर आप लोग देखें यहाँ पर, ठीक है, रेटिना के ऊपर देखें अगर आप लोग यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ना यहाँ पर जो रेटिना के बिल्कुल पीछे, लेंस के बिल्कुल पीछे यहाँ पर ना स्टूडेंट्स हमारे पास एक डिप्रेशन होता है, गड्ढा होता है इस तरह से. ठीक है, इसे हम नाम देते हैं फोविया का. ठीक है, इसे हम नाम देते हैं फोविया का. और फोविया के यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट होता है यहाँ पर. ठीक है, इसे हम नाम देते हैं ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट. किसका नाम देते हैं, ऑप्टिक डिस्क या फिर ब्लाइंड स्पॉट का नाम देते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई. हम इसको मजीद देख लेते हैं. फोविया हमारे पास क्या है, एक डिप होता है, गड़ा होता है रेटिना के अंदर, जो कि लेंस के बिल्कुल ऑपोजिट होता है और ये डेंसली पैक्ड होता है कोन सेल से. हमारी आंखों के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, रोड सेल होते हैं कोन सेल्स. रोड्स जो है वो हमें डिम लाइट में देखने में मदद देते हैं, जो कोन्स हैं वो हमें तेज़ रोशनी के अंदर देखने में मदद देते हैं. ठीक है, तो जो कौन सेल्स हैं हमारे पास उससे भरा होते हैं. ठीक है, इट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन. ये बड़ी हद तक जो है वो कलर विजन मतलब हमें जो डिफरेंट कलर नजर आते हैं, ठीक है, और जो शार्पनेस, इमेज जो जितनी साफ नजर आती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फोविया. ठीक है, आपने फोविया का मतलब याद रखना है. उसके बाद ऑप्टिक डिस्क जो है वो पॉइंट है रेटिना. रेटिना जो है सबसे अंदर वाली रेटिना के ऊपर वो पॉइंट होता है जहाँ पर ऑप्टिक नर्व स्टूडेंट्स जो है हमारे पास एक नर्व है. ठीक है, हमने पढ़ा ना क्रेनियल नर्व, 12 क्रेनियल नर्व्स होती है, उसमें से एक जो है वो ऑप्टिक नर्व है. ये ब्रेन तक जाती है, ब्रेन तक इसका पैगाम लेके जाती है. ठीक है, तो ये इसकी इस तरह से शेप होती है, इस तरह से एक आगे डिस्क की तरह होती है और पीछे जो है वो शेप होती है पूरी. ठीक है, तो ये जो आगे डिस्क की तरह की शेप है इसे कहते हैं ऑप्टिक डिस्क और पीछे वाली को कहते हैं ऑप्टिक नर्व. ठीक है, तो ऑप्टिक डिस्क वो पॉइंट है रेटिना पे जहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो है वो एंटर होती है रेटिना में. ठीक है, यहाँ से इस तरह से दाखिल होती है इसी वजह. ठीक है, और यहाँ पर कोई रोड और कोन मौजूद नहीं होते, मतलब सारी रेटिना के अंदर रोड या कोन मौजूद होते हैं लेकिन ऑप्टिक नर्व पर कोई भी रोड और कोन मौजूद नहीं होता. इसी वजह से हम इसे ब्लाइंड स्पॉट का नाम देते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ से आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर में क्या फ़र्क है. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने कोई चीज़ ध्यान में रखनी है हमारे पास मैं आपको यहाँ से इसके डायग्राम से बता देता हूँ इसका. ठीक है, हमारे पास ये जो आयरस है ना, आयरस, ठीक है, हमारी आई को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. आयरस से आगे वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं एंटीरियर चैम्बर. ठीक है, और जो आयरस के पीछे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर. ठीक है, एंटीरियर आगे वाला, पोस्टीरियर पीछे वाला. चैम्बर खाने को कहते हैं एंटीरियर चैम्बर है और ये पोस्टीरियर चैम्बर है. अब एंटीरियर चैम्बर के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास एक फ्लूइड होता है, इसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर. क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर. ये यहाँ से प्रोड्यूस होता है एक्वस ह्यूमर. और इसके पीछे एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर. ये क्या करते हैं, आई की शेप को मेंटेन करते हैं. ठीक है ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे इसके देखें, इसके फंक्शंस को देखें, एक्वस ह्यूमर क्या होता है आपने ज़हन में रखना है. जो आयरस है वो हमारी कैविटी आई को डिवाइड करता है दो चैम्बर्स के अंदर. जो एंटीरियर चैम्बर है वो आयरस के आगे होता है, कॉर्निया और आयरस के दरमियान, जबकि जो पोस्टीरियर चैम्बर है वो हमारे पास आयरस और रेटिना के दरमियान होते हैं. ठीक है, एंटीरियर चैम्बर के अंदर एक साफ फ्लूइड होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जबकि पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसे हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं. ठीक है, विट्रियस ह्यूमर का काम क्या है, ये मेंटेन करता है शेप ऑफ आई को और सस्पेंड करता है डेलिकेट लेंस, मतलब डेलिकेट लेंस है ना जो नाजुक लेंस उसको सस्पेंड करता है पीछे से. ठीक है, सहारा देता है. ठीक है, आपने इसको ज़हन में रखना है. उसके बाद आपने पैराग्राफ नहीं करना. ठीक है, इसके अंदर से कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी हुई. आप सिंपल आ जाए यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस. अब स्टूडेंट्स ये आपसे पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज नाइट ब्लाइंडनेस. ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस में क्या फ़र्क है, नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस में क्या फ़र्क है. ठीक है, तो आपने बताना है यहाँ पर ठीक है, आपने बताना है हमारी आंखों का रोड्स कंटेन पिगमेंट. हमारी आंखों के अंदर ना एक पिगमेंट होता है जिसे हम रोड्स कहते हैं. मैंने आपको बताया था दो तरह के सेल्स हैं, कि रोड्स और एक कोन्स. रोड्स जो है वो हमें डिम लाइट में देखने में मदद देते हैं और जो कोन्स हैं वो हमें ब्राइट लाइट में देखने में मदद देते हैं. ठीक है, और वो जो रोड्स है ना हमारे पास होता क्या है, जब आई के अंदर इस तरह से हमारे पास ये हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास ये आई है. ठीक है, यहाँ पर रोड्स, यहाँ पर जैसे रोशनी आती है और यहाँ पर रोशनी जो है वो फॉल करती है रोड के ऊपर. अब जो रोड्स है ना हमारे पास ये टूट जाते हैं. ठीक है, फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं, हिस्सों में टूट जाते हैं. ठीक है, जब ये टूटते हैं ना यहाँ से करंट जनरेट होता है, वो करंट जाता है ब्रेन तक और ब्रेन आपको फिर वो इमेज को दिखाता है. ठीक है, हमारे पास ये जो रोड सेल्स है ना हमारे पास, लेट्स सपोज ये रोड सेल्स है हमारे पास. ठीक है, अब रोड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन को हम नाम देते हैं रोडोप्सिन. किसका नाम देते हैं,
रोडोप्सिन का नाम देते हैं। अभी जो रोडोप्सिन है ना हमारे पास स्टूडेंट्स, ये दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक हमारे पास है ऑप्सिन, क्या है ऑप्सिन, और एक हमारे पास होता है विटामिन ए, क्या है विटामिन ए। विटामिन ए हमने 9th क्लास के अंदर भी देखा था। विटामिन ए और ऑप्सिन जब दोनों मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, रोडोप्सिन बनता है। रोडोप्सिन मिलकर रोड सेल्स बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बाज़ पेशेंट्स में क्या होता है, कुछ लोगों के अंदर वरासती हेरिडिटरी तौर पर विटामिन ए की कमी होती है। जब विटामिन ए नहीं बनता ना हमारे पास, ठीक है, तो ऑप्सिन के साथ कोई चीज़ मिलकर रोडोप्सिन नहीं बनाएगी। जब रोडोप्सिन नहीं बनेगा हमारे पास तो रोड सेल्स नहीं बनेंगे। रोड सेल्स नहीं बनेंगे तो इन लोगों को जो है वो हमारे पास डिम लाइट के अंदर नजर ही नहीं आता, ठीक है। जब इन लोगों को डिम लाइट के अंदर नजर नहीं आता तो हम कहते हैं कि ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारे पास जो है वो डिम लाइट के अंदर नजर नहीं आता है। हमारे पास जो है ये नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस स्टूडेंट्स हमारे पास होती क्यों है, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो हमारे पास होती इस वजह से क्योंकि इसमें विटामिन ए की क्या होती है, हमारे पास डेफिशिएंसी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आए हम जो है वो अपना टॉपिक को देखते हैं। रोड्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे रोडोप्सिन कहते हैं। जब लाइट फॉल करती है रोडोप्सिन के ऊपर, ये टूटता है और एक नर्व, एक करंट जनरेट करता है, ठीक है, एक करंट जो है वो जनरेट करता है, ठीक है। आपने यहाँ तक याद करना है, उसके बाद आपने यहाँ से तैयार करना है। बॉडी जो है रोडोप्सिन को बनाती है विटामिन ए से, ठीक है, और इसी वजह से विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो पुअर नाइट विजन, पुअर नाइट विजन से मुराद है रात के वक्त सही नजर नहीं आता। इस प्रॉब्लम को हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक नाइट ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन करनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद कौन्स के अंदर भी एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं आयोडोप्सिन, क्या कहते हैं, आयोडोप्सिन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। रोड्स हमारे पास एक ही तरह के होते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास कौन सेल्स है ना हमारे पास, ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। 3 कलर्स, 3 प्राइमरी कलर्स है हमारे पास। एक का नाम है रेड, एक का नाम है ग्रीन और एक का नाम है ब्लू, ठीक है। RGB से आप याद रखें, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 प्राइमरी कलर्स हैं हमारे पास। 3 तरह के कोन्स होते हैं, ठीक है। अब ये 3 तरह के कोन्स है ना, ये हमारे पास हमें तकरीबन तमाम कलर्स को यही 3 कोन्स जो हैं वो हमें दिखाते हैं, ठीक है। और हर कोन के अंदर, जिस तरह रोड्स के अंदर एक प्रोटीन थी ना रोडोप्सिन, इसी तरह हर कोन के अंदर भी एक खास प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन को हम कहते हैं आयोडोप्सिन, क्या कहते हैं, आयोडोप्सिन कहते हैं, क्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने इसको ध्यान में रखना है। रोड्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे रोडोप्सिन कहते हैं। जब लाइट रोडोप्सिन के ऊपर पड़ती है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। कोन्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हम आयोडोप्सिन कहते हैं। 3 मेन टाइप्स हैं कोन्स की और हर के अंदर एक खास किस्म का आयोडोप्सिन होता है, ठीक है। आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ईच टाइप ऑफ कोन रिकॉग्नाइजेज वन ऑफ द 3 प्राइमरी कलर्स। स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना है, हमारे पास प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं। प्राइमरी कलर्स हमारे पास 3 कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, और बाकी कलर्स भी इन्हीं के कलर्स के मिलने से बनते हैं, ठीक है। रेड, ग्रीन और ब्लू ये हमारे पास प्राइमरी कलर्स हैं, ठीक है। अब आपने बताना, इफ एनी टाइप ऑफ कोन इज नॉट वर्किंग वेल इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज रेड कलर, सच अ पर्सन इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर, दिस डिजीज इज नोन एज कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। मतलब अगर इनमें से कोई भी कोन जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा तो बॉडी जो है उस खास कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती, पहचान नहीं सकती, और इस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जब आपसे नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस में फ़र्क पूछा जाएगा, आपने दरम्यान में लाइन लगा के आपने बता देना रोड के अंदर एक, ठीक है, रोड के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे रोडोप्सिन कहते हैं, ठीक है, और कोन के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे आयोडोप्सिन कहते हैं। और कोन्स की 3 टाइप्स हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। फिर आपने बताना है कि बॉडी जो है विटामिन रोडोप्सिन को विटामिन ए से बनाती है। जो विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रात के वक्त ठीक नजर नहीं आते, इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और आपने बता देना अगर तीनों कोन्स में से कोई भी एक कोन जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा तो बॉडी जो है उस खास कलर को पहचान नहीं सकती। जब बॉडी पहचान नहीं सकती तो इस जो ये आदमी है ये मुख्तलिफ कलर्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकेगा। जब डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेगा हम कहते हैं ये बंदा जो है वो किसका पेशेंट है, वो कलर ब्लाइंडनेस का पेशेंट है। इज इट क्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स है आए हम अपने नेक्स्ट देखते हैं। ये वैसे आपको बताया हुआ कि जो पायलट है वो भी कलर विजन जो है एसेंशियल है, ठीक है, क्योंकि उसने एयरक्राफ्ट के अंदर उसके पास केमिकल सिग्नल्स होते हैं, रास्ते होते हैं, पाथवेज होते हैं प्लेन्स के, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो कलर विजन का एक टेस्ट किया जाता है पायलट्स के लिए, ठीक है। आप लिखा हुआ आप इसको 1% पर रीड कर सकते हैं, इसमें अदर कोई बात नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये समझें कि पेपर में क्वेश्चन है वो लाजमी आता है कि डिफरेंस करें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने ध्यान में रखना है हमारे पास, इसको देखें हम ना इसको निमोनिक की तरह याद रखते हैं। मायोपिया हमारे पास एक छोटा लफज है, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया एक बड़ा लफज है, इन दोनों का मुकाबला किया जाए। मायोपिया छोटा है तो इसको हम कह देते हैं शॉर्ट, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा है, ये है लॉन्ग। तो मायोपिया को आप याद रखें शॉर्ट साइड, किसे याद रखें, शॉर्ट साइड। मायोपिया को आप याद रखें, हाइपरमेट्रोपिया को आप याद रखें लॉन्ग साइड, ठीक है। मायोपिया शॉर्ट साइड, हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइड। मायोपिया शॉर्ट साइड है, शॉर्ट का मतलब होता है करीब। मायोपिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें करीब की चीज़ें ठीक नज़र आती हैं, दूर की चीज़ें ठीक नज़र नहीं आती। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, ये लॉन्ग साइड है, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें दूर की चीज़ें ठीक नज़र आती हैं, करीब की चीज़ें ठीक नज़र नहीं आती, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह से ध्यान में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास नॉर्मली होता क्या है, इसकी वजह क्या है, हमारे पास नॉर्मली हमारे पास ये आई है हमारे पास इस तरह से, और ये आई का आउटर पोर्शन होता है जिसे आप कॉर्निया कहते हैं। यहाँ पे बाहर से जो रेज आती हैं हमारे पास वो यहाँ पर रेटिना के ऊपर फोकस होती है, रेटिना पे पॉइंट है फोविया, वहाँ पे वो फोकस होती है और फिर हमारे पास हमें इमेज नज़र आता है, ठीक है। बाज़ केसेस में स्टूडेंट्स हमारे पास होता क्या है, बाज़ केसेस में हमारे पास आई की ना पावर ज़्यादा हो जाती है, कन्वर्जिंग पावर जो है वो आई की क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जब आई की कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जाती है ना तो रेज है ना हमारे पास ये रेटिना से आगे ही फोकस हो जाती हैं, रेटिना से आगे क्या हो जाती हैं, फोकस हो जाती हैं, क्योंकि आई की पावर ज़्यादा वो जल्दी से कन्वर्ज कर देगी उन्हें, ठीक है। और बाज़ केसेस में हमारे पास क्या होता है, बाज़ केसेस में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो आइज़ है ना इसकी कन्वर्जिंग पावर जो है
वो कम होती है और रेज आती तो हैं लेकिन वो रेटिना से पीछे फोकस होती है, जाकर रेटिना से पीछे फोकस होती है, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या होता है, अब ये होता क्यों है, बाद में हमारे पास क्या होता है, आई बॉल का साइज़ बड़ा हो जाता है और हमारे पास कुछ केसेस में क्या होता है, आई बॉल का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में इलोंगेशन, आई बॉल का साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इलोंगेशन हो जाती है आई बॉल की, तो इसके नतीजे में हमारे पास जो है मायोपिया होता है। अब ऐसे लोग जो हैं वो दूर की चीज़ों को ठीक तरह से नहीं देख सकते क्लियरली, जो इमेज है ना डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है, कहाँ पे बनती है, रेटिना के आगे बनती है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने आई की पावर को कम करना है, आई की पावर को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का लेंस देंगे। माइनस का लेंस कौन सा होता है, कनकेव लेंस होता है, आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा ऐसे ही ना, कनकेव लेंस हमारे पास ये माइनस का लेंस है। अब जब यहाँ से आएगी रेज जो है यहाँ से इस तरह से डायफ्रेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डायफ्रेक्ट, जब डायफ्रेक्ट होकर आएगी तो ये एग्जैक्ट रेटिना के ऊपर यहाँ पर फोकस होगी, समझ आ रही है, जिससे आपको यहाँ पर डायग्राम में उसने नीचे दिखाया भी होगा, ठीक है। अब हाइपरमेट्रोपिया क्या है, लॉन्ग साइट है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास आई बॉल जो है वो शॉर्ट हो जाता है। अब आपने दरमियान में लाइन लगा के फिर डिफरेंस लगा के इस तरह से अपने 4 फर्क बनाने हैं हमारे पास। इसमें क्या होता है, मायोपिया के अंदर हमारे पास इलोंगेशन ऑफ आई बॉल होता है, इसमें आई बॉल शॉर्टन हो जाता है, ठीक है। ऐसे लोग जो हैं वो करीब की चीज़ों को जो है, ऐसे लोग जो है दूर की चीज़ों को ठीक नहीं देख सकते, ऐसे लोग जो हैं वो करीब की चीज़ों को ठीक नहीं देख सकते। इसमें हमारे पास जो इमेज है वो रेटिना के आगे बनती है, इसमें हमारे पास जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनती है। इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, इसको ट्रीट करने के लिए हम देते हैं कनकेव लेंस, और इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, कन्वेक्स लेंस। और साथ आपने इसकी फिगर्स भी कोशिश कीजिएगा कि आप बना दें। आपने क्या करना, मायोपिया में इस तरह से एक आई के डायग्राम बनानी है, ठीक है, एक आई के आपने ठीक तरह से डायग्राम बनानी है, यहाँ पे आपने उस आई को रेज को पहले मिला देना है, और यहाँ दूसरे डायग्राम में आपने क्या करना है, वही आई के डायग्राम बनानी है, ठीक है, सही से बनानी है। यहाँ पर ये पेन टैप से सही बन नहीं रही है डायग्राम, ठीक है, तो आपने इसको सही बनाना है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, ठीक है, जब यहाँ पर कनकेव लेंस लगा दें तो आपने एग्जैक्ट जो है उसको रेटिना पर मिला देना है, ठीक है। इसी तरह से आपने हाइपरमेट्रोपिया में पीछे बना देनी है इमेज, और जब आप कन्वेक्स लेंस लगा देंगे साइड पर तो आपने इसको यहाँ पर बना देना है, क्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो है आइए हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अली इब्न सीना जो है एक मशहूर अरब के साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने 3 बुक्स लिखी ऑप्थेमोलॉजी के ऊपर, ठीक है, आपने ज़हन में रखना है। 130 आई की बीमारियों को उन्होंने स्टडी किया और 143 ड्रग्स जो है प्रेस्क्राइब किया, आपसे पेपर में एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपने ज़हन में रखना है इब्न अल हशाम जो हैं ये अरब के साइंसदान थे, ठीक है, और इन्हें फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहा जाता है, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ऑप्टिक्स। और इनकी जो है बुक ऑफ ऑप्टिक्स एक किताब है, ठीक है, ये कुछ एमसीक्यूज आपने जहन में रखने हैं, समझ आ रही है। इब्न अल हशाम की किताब है बुक ऑफ ऑप्टिक्स, तो आपसे पूछता है बुक ऑफ ऑप्टिक्स जो है वो किस साइंटिस्ट की किताब है, तो आपने बताना इब्न अल हशाम की है, ठीक है। वो आपसे पूछेगा कि हमारे पास ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि बताएं कि अली इब्न सीना ने कितनी आई की बीमारियों को स्टडी किया, 130, और कितनी ड्रग्स प्रेस्क्राइब किए, वो उन्होंने 143 ड्रग्स जो है 143 ड्रग्स जो है वो प्रेस्क्राइब किए, ठीक है समझ आ रही है स्टूडेंट्स। इसके बाद यहाँ पर उसने बॉक्स बताया, वो कहता है ऑल जो है वो दिन के वक्त नहीं देख सकता, क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि उनके पास कौन सेल्स नहीं होते, वो रात के वक्त देख सकता है। उसके बाद रोड सेल्स की एक बड़ी मिकदार जो है मौजूद होती है, ठीक है, आसान सी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एयर है, एयर भी बोर्ड में, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है कई बोर्ड्स में इसको पूछा हुआ है, 2 पार्ट्स एयर के पूछे हुए हैं, ठीक है, लेकिन एज इट इज़ ये शॉर्ट के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एयर जो है हमारे पास इसके 3 पार्ट्स हैं, इसके 3 हिस्से होते हैं, कौन कहते हैं, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर और इंटरनल एयर, ठीक है। एक्सटर्नल एयर देखें, एक्सटर्नल एयर किस पर मुश्तमिल होता है, पिन्ना पर मुश्तमिल होता है, ऑडिटरी कैनाल पर मुश्तमिल होता है और एयर ड्रम पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। एक्सटर्नल एयर स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास पिन्ना है, ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, इसके अंदर एक ट्यूब होती है जिससे कहते हैं ऑडिटरी कैनाल, और उसके आगे कान का पर्दा होता है जिससे हम एयर ड्रम कहते हैं, एयर ड्रम कहते हैं। और एयर ड्रम को हम मेडिकल बायोलॉजी के अंदर टिम्पेनियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टिम्पेनियम भी कहते हैं, समझ आ रही है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल से। जो पिन्ना है हमारे पास वो ब्रॉड बाहर वाला एक्सटर्नल पार्ट है, चौड़ा हिस्सा है, ठीक है, जो कि कार्टिलेज से बना है। और पिन्ना के अंदर कौन सी कार्टिलेज होती है, हायर इलास्टिक है, फाइब्रस, ये आपने ज़हन में रखना है, इलास्टिक कार्टिलेज होती है पिन्ना के अंदर, ठीक है। देखिए कितने आराम से आप इसको जितने मर्जी इलास्टिक कर सकते हैं, ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज होती है, ठीक है, जो कि इसके ऊपर स्किन की कवरिंग होती है। अब ये क्या करती है, साउंड वेव्स को डायरेक्ट करता है ऑडिटरी कैनाल के अंदर। ऑडिटरी कैनाल क्या होती है, अगर आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास पिन्ना है, ये ट्यूब है जिसे आप ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, और ऑडिटरी कैनाल के एंड पर हमारे पास यहाँ पर एक कान का पर्दा है जिसे आप एयर ड्रम या टिम्पेनियम कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जो हम यहाँ पे देख लेते हैं, अब ऑडिटरी कैनाल के अंदर हमारे पास क्या होता है, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास जो है ऑडिटरी कैनाल है, अब आगे ऑडिटरी कैनाल का काम शुरू हो जाता है, ठीक है। ऑडिटरी कैनाल के अंदर हमारे पास खास किस्म के ग्लैंड्स होते हैं ऑडिटरी कैनाल की दीवारों के अंदर, ठीक है, जो कि वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा कान को अक्सर साफ करते हैं, कान के अंदर से वैक्स निकलती है, ठीक है, वो हमारे ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। वो वैक्स का काम क्या है, देखें वो जो वैक्स हैं, जो हेयर्स हैं, जो ऑडिटरी कैनाल के अंदर मौजूद होते हैं, वो हमारे कान की हिफाजत करते हैं। किससे हिफाजत करते हैं, छोटे छोटे हशरात से, जरासीम से और डस्ट पार्टिकल से। हमारे कान के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं, खुदा ना खास्ता अगर कोई जरासीम चला गया कान के अंदर, इन्फेक्शन कॉज ना कर दे, तो वो वैक्स के अंदर फंस जाता है। अगर कोई इंसेक्ट चला गया, ज़मीन पर लेटे हुए कोई इंसेक्ट चला गया कान के अंदर, तो वैक्स उसे आगे नहीं जाने देती, फ़ौरन से उसे जकड़ लेती है, ठीक है। तो इसका काम ये हमारे कान को हिफाजत देती है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये हमारे पास टेम्परेचर को मेंटेन करती है, और डैम्पनेस, डैम्पनेस का मतलब आपने डैम्ड ऑसिलेशंस पढ़े होंगे, मतलब हमारे यहाँ कान में अगर बहुत कोई हाई फ्रिक्वेंसी की वेव आ गई तो उसको डैम्प कर देती है, उसके फ्रिक्वेंसी को कम कर देती है, ठीक है
उसके बाद जो ऑडिटरी कैनाल है वो ईयर ड्रम कान के पर्दे में खत्म हो जाती है, ठीक है। जो थिन मेम्ब्रेन है हमारे पास, ये एक्सटर्नल लेयर को मिडल लेयर से अलग करते हैं। आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि एक्सटर्नल लेयर को मिडल लेयर से कौन अलग करता है, तो आपने बताना है कि ईयर ड्रम जो है वो अलग करता है, ठीक है। ईयर ड्रम है, ये एक्सटर्नल लेयर, इसके अंदर जो है वो मिडल एयर है, ठीक है। स्टूडेंट्स मिडल लेयर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है? मिडल लेयर के अंदर हमारे पास सबसे पहले मिडल एयर बोन्स आती हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक आती है हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास एक ओवल विंडो है, ठीक है, आपको नज़र आ रही है, एक ओवल विंडो है हमारे पास, और एक हमारे पास ये यूस्टेशियन ट्यूब है। ये तीन चीज़ें हमारे पास जो हैं ये मिडल एयर के अंदर आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मिडल एयर बोन्स हैं, ठीक है, ओवल विंडो और यूस्टेशियन ट्यूब। मिडल एयर बोन्स, ओवल विंडो और यूस्टेशियन ट्यूब, आपने इनको जहन में रखना है। मिडल एयर बोन्स, ओवल विंडो और यूस्टेशियन ट्यूब है हमारे पास। मिडल एयर देखें, मिडल एयर जो है एक चैम्बर है जो कि एक्सटर्नल एयर के बाद आएगा। इसके अंदर तीन छोटी हड्डियां होती हैं जिन्हें मिडल एयर ऑसिकल्स कहते हैं, ठीक है। अब इनके तीन नाम है, आपने ध्यान में रखने, मैलस, इनकस और स्टेपस, ठीक है। कई बुक्स में ना ये हैमर, इनकस, हैमर, एनविल और, ठीक है, एक और नाम है मेरे जहन में नहीं आ रहा, स्टिरअप, हाँ स्टिरअप, हैमर और एनविल, ये लिखा होता है। लेकिन आपकी बुक में इसके तीन नाम ये हैं, मैलस, इनकस और स्टेपस। इसके दो नाम है, आपने वही याद रखना जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैलस, इनकस और स्टेपस, ठीक है। मैलस, इनकस और स्टेपस, मैलस सबसे बाहर, इनकस उसके अंदर, स्टेपस उसके अंदर होती है, ठीक है। अब मैलस जो है कान के पर्दे के साथ जुड़ी होती है, उसके बाद इनकस आती है, और इनकस के बाद आखिर कौन आती है? स्टेपस आती है, जो कि एक मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओवल विंडो कहते हैं। स्टूडेंट्स आपने ये बात ध्यान में रखनी है। ओवल विंडो क्या होती है? ओवल विंडो जो है वो आपकी मिडल एयर को जो है वो इनर एयर से क्या करती है? सेपरेट करती है, अलग करती है। समझ आ रही है? ये आपकी ओवल विंडो है। उसके बाद मिडल एयर क्या करता है? मिडल एयर जो है वो आपके कम्युनिकेट करता है नेजल कैविटी को, ठीक है, कम्युनिकेट्स विद द नेजल कैविटी थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। यूस्टेशियन ट्यूब क्या होती है? आपकी वो ट्यूब है, ठीक है, जो कि आपके कान को, ठीक है, आपकी नजल, ठीक है, आपके जो कान है ना, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस ट्यूब रेगुलेट्स द एयर प्रेशर बोथ साइड्स, ठीक है, कम्युनिकेट नेजल कैविटी थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब। आपके कान के जो आपके नेजल कैविटी के साथ जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, आप एयर के प्रेशर को मेंटेन करना, ये यूस्टेशियन ट्यूब का काम होता है, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे पूछता है, हमारे जिस्म की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? वो स्टेपस। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? थाई बोन, ठीक है। थाई बोन हमारे पास जो है वो सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये मैलस है, मैलस जो है वो एक तरफ कान के पर्दे से जुड़ी हुई है टिम्पेनियम से, दूसरी तरफ इनकस से जुड़ी है, इनकस जो है इस तरह से आगे जाके जुड़ी हुई है स्टेपस से। और ये जो स्टेपस है हमारे पास बिल्कुल छोटी सी हड्डी है, कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। आगे जो है वो हमारे पास एक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है, जिससे हम कहते हैं ओवल विंडो। क्या कहते हैं? ओवल विंडो, ठीक है। ओवल विंडो क्या करती है? हमारे पास जो मिडल एयर है इसको इनर एयर से अलग करती है। मिडल एयर को एक्सटर्नल एयर से अलग कौन कर रहा है? टिम्पेनियम। और मिडल एयर को इनर एयर से अलग कौन कर रही है? ओवल विंडो, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक ट्यूब आती है जिसे हम कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। ये हमारी नेजल कैविटी के साथ जुड़ी होती है और हमारे कान के दोनों तरफ जो है वो प्रेशर को इक्वलाइज करती है, ठीक है। आपने इस बात को जहन में रखना है, क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है वो आए, हम अब जो है अपने एयर के नेक्स्ट पोर्शन को देखते हैं। हमारे पास जो अगला एयर का पोर्शन है वो हमारे पास है इनर एयर। इनर एयर आपको यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। इनर के तीन पार्ट्स होते हैं, को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल, एक को हम कहते हैं कोक्लिया और एक को हम कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। जो इनर एयर इसके तीन पार्ट्स हैं, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स और कोक्लिया। वेस्टिब्यूल जो है हमारे पास इनर एयर के सेंटर में मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनर एयर के सेंटर में हमारे वेस्टिब्यूल मौजूद है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? हमारे पास थ्री कैनाल्स होती हैं, इस तरह सेमी सर्कल, हाफ सर्कल में होती हैं, वजह से इन्हें सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर प्रेजेंट पोस्टीरियर टू वेस्टिब्यूल, मतलब ये वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल के पोस्टीरियर साइड पर, पीछे वाली साइड पर मौजूद होते हैं। 2D में आपको सही नजर नहीं आ रहा, ठीक है, वो इसके पीछे मौजूद होती हैं। अब उसके बाद जो है वो कोक्लिया है। कोक्लिया जो है वो तीन डक्ट्स पर मुश्तमिल होती है। आप सेंसे को पूछ सकते हैं कोक्लिया जो है कितने डक्ट्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। कोक्लिया इज मेड अप ऑफ 3 डक्ट्स, ठीक है। कोक्लिया जो है वो 3 डक्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं एंड रैप्स इटसेल्फ इनटू अ कॉइल ट्यूब, ठीक है। और इस तरह से ना उसने अपने आप को कॉइल किया होता है, इस तरह से, ठीक है, कॉइल किया होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास साउंड रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं, साउंड को रिसीव करने वाले सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, मिडिल डक्ट ऑफ कोक्लिया के अंदर, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने इस बात को जहन में रखना है, ठीक है। इसकी जो मिडिल डक्ट है ना, यहाँ पर साउंड को रिसीव करने वाले सेल्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास अब जब हम प्रोसेस ऑफ हियरिंग देखेंगे आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। इनर ईयर जो है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपने इनर ईयर के तीनों पार्ट्स और कोशिश करनी है आपने डायग्राम बना दें। डायग्राम आपने कैसे बनानी है? सिंपल, आप इस तरह से जो है 2 और ये 3 हो गया, आप इस तरह से जो है वो डायग्राम बना के यहाँ पे इस तरह से सेमी सर्कुलर कैनाल्स बना दें। समझ आ रही? अब इस तरह से जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स बना दें। यहाँ पे साफ नहीं बनी, आपकी जो है वो साफ बन जाएगा। आप बता देंगे इस कोक्लिया है, ये वेस्टिब्यूल है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, आए अब हम आगे देखते हैं प्रोसेस ऑफ हियरिंग को। स्टूडेंट्स प्रोसेस ऑफ हियरिंग क्या है आपने खुद पढ़ना है, मैं इसको आपको वैसे बता देता हूँ। हमारे पास होता क्या है? हमारे पास स्टूडेंट्स होता ये है कि हमारे पास जो कान का पिना है ना, ये वाला पिना, ठीक है, जो पिना आपको नजर आ रहा है बाहर से जब साउंड वेव्स आती हैं इस पिना के अंदर, ये पिना जो है ये सारी वेव्स को, जितने भी हमारे पास जो साउंड वेव्स है ना हमारे पास, इनको डायरेक्ट करता है हमारे पास ऑडिटरी कैनाल के अंदर। अब जब सारी वेव्स जो है वो ऑडिटरी कैनाल के अंदर जाते हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे वो ऑडिटरी कैनाल के अंदर जाती हैं, ऑडिटरी कैनाल के अंदर है आगे टिम्पेनियम। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास, ध्यान से सुनना है आपने, हमारे पास जो ऑडिटरी, हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स जो हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, वो हमारे पास एक आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, साउंड वेव्स हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है
मैकेनिकल वेव्स, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। हमारे पास मैकेनिकल वेव्स, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं हमारे पास जिन्हें गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो साउंड वेव्स हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स आपने देखा होगा आगे दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स, अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है, और एक को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। याद है ना, आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। अब स्टूडेंट लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स में क्या फ़र्क है? ऐसी वेव्स, ठीक है, जो कि मीडियम के पार्टिकल्स के साथ साथ मूव करती हैं, ठीक है, ठीक है, उसे हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। जबकि ऐसी वेव्स जो कि मीडियम के पार्टिकल्स के परपेंडिकुलर मूव करती हैं उन्हें हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इस सारी बात का बताने का मकसद क्या है, हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं हमारे पास वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, ठीक है। क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं हमारे पास, ठीक है। वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस की शक्ल में ट्रैवल करती हैं, ठीक है। जब हमारे पास बाहर से कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस आते हैं, वो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन हमारे टिम्पेनियम कान के पर्दे के साथ टकराते हैं, तो उसके अंदर ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। अब जो टिम्पेनियम है ये आगे हमारे पास अटैच होता है हमारे पास, ठीक है। किसके साथ अटैच होता है? ये आगे हमारे पास अटैच होता है मैलस के साथ। मैलस आगे किसके साथ अटैच होती है? इनकस के साथ। और इनकस आगे किसके साथ अटैच होती है? स्टेपस के साथ अटैच होती है, ठीक है। मैलस, इनकस और स्टेपस, मैलस, इनकस और स्टेपस, मैलस, इनकस और स्टेपस के साथ जब ये चीज़ें अटैच होती हैं सारी की सारी, ठीक है, तो फिर हमें जो साउंड की वेव्स की वाइब्रेशंस हमें अच्छी तरह से समझ में आती हैं, ठीक है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो आपने इस बात को जहन में रखना है, इसको अच्छी तरह से जहन में रखना है। अब जो स्टेपस से आगे ओवल विंडो तक जाती है, और ओवल विंडो जो है वो आगे कोक्लिया के साथ जुड़ी हुई है। जब वाइब्रेशन कोक्लिया तक जाते हैं तो कोक्लिया के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम कोक्लियर फ्लूइड कहते हैं, वो मूव करते हैं। जब वो फ्लूइड मूव करता है ना, तो कोक्लिया के अंदर हमारे पास ना कुछ साउंड रिसेप्टर सेल्स होते हैं। जब वो फ्लूइड उनके साथ कोलाइड करते हैं ना, तो वहाँ पे करंट पैदा होता है, एक नर्व इंपल्स जनरेट होती है। वो जो नर्व इंपल्स है वो जाती है थैलेमस, थैलेमस से आगे सेरिब्रम के पास। सेरिब्रम में फिर वो पोर्शन जो आपने टेम्पोरल पढ़ा होगा, जो आपके हियरिंग के साथ मुंसलिक है, वहाँ तक पैगाम जाते हैं। और फिर वो उनसे जो पैगाम तक जो उन तक पैगाम जाता है, ठीक है, नर्व इंपल्स की शक्ल में, उसको साउंड की शक्ल में आपको सेंस करवाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया इसका बेसिक सा पाथवे, ठीक है। आपने इसको एक मिनट बाद जो है वो रीड कर लेना है इसको, ठीक है। मैं इसको रीड नहीं कर रहा, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको रीड करना है एक मिनट बाद, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा ये पेपर में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि हाउ एयर मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ बॉडी, ठीक है। आपने इसको भी रीड कर लेना है। मैंने आपको बताया यूस्टेशन ट्यूब के जरिए वो बैलेंस बॉडी को मेंटेन करते हैं और हमारे बॉडी के पोस्चर को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आपने इस बात को ज़हन में रखना है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल्स जो है ना, हमारे पास हेल्प करते हैं मेंटेन करने में बैलेंस बॉडी में। जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इनके अंदर सेंसरी नर्व्स होती हैं विच कैन डिटेक्ट एनी मूवमेंट ऑफ हेड, जो कि हमारे हेड की किसी भी मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेस्टिब्यूल भी जो है वो हमारी बॉडी पोस्चर को डिटेक्ट करते हैं। बॉडी पोस्चर का मतलब बॉडी पोजीशन। बॉडी पोजीशन मतलब सर्दियों में इस तरह से हमारा बॉडी पोस्चर होता है, गर्मियों में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, ये हमारा बॉडी पोस्चर है, ठीक है। द न्यूरॉन्स कमिंग फ्रॉम दीज रिसेप्टर्स रीच सेरिबेलम थ्रू ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व जिस तरह हमारे पास हमने पढ़ा ना, ऑप्टिक नर्व, वो आंख से आते हैं। जिस तरह कान से भी हमारे पास एक नर्व आती है जिसे हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स की आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपने इसको अच्छी तरह से करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जनरल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की हुई है, थंडरस्टॉर्म, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 330 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि जो स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो जब बादल गरजते हैं तो पहले हमें जो है वो रोशनी नज़र आती है और फिर जो है वो रोशनी की आवाज़ सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से, ठीक है। आपने इसको जहन में रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो है एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है इसको आपने ध्यान से जहन में रखना है इसको, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले पता चाहिए एंडोक्राइन सिस्टम है क्या। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं। क्या आते हैं? हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास जो कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। हमारे पास ना एंडोक्राइन जो है हमारे बॉडी के अंदर ना ग्लैंड्स जो हैं, ग्लैंड्स कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी बॉडी के अंदर सेक्रेशन रिलीज करती है। दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, और एक को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक हमारे पास एक्सोक्राइन और एक हमारे पास क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स जो कि अपनी सेक्रेशंस को खास ट्यूब के जरिए खारिज करते हैं, ठीक है, उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। हमारे स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है। अब स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो वहीं से ट्यूब के जरिए खारिज करेंगे, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब ऐसा नहीं कि यहाँ का स्वेट जो है वो हमारे मेरे दूसरे हाथ से रिलीज हो रहा है, मेरे फेस से रिलीज हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। जब कैसे ग्लैंड्स जो कि अपनी सेक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो आपसे पेपर में फर्क पूछा जा सकता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या फर्क होता है, तो आपने फर्क को ज़हन में रखना है, ठीक है। मैनी ग्लैंड्स इन आवर बॉडी आर एक्सोक्राइन, ठीक है। सच ग्लैंड्स हैव डक्ट्स, इनके पास क्या होती हैं? डक्ट्स होती हैं फॉर रिलीजिंग देयर सेक्रेशंस, ठीक है। जबकि हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट नीड एनी डक्ट फॉर देयर रिलीज ऑफ सेक्रेशन, ठीक है। आपने इसको ज़हन में रखना है, ठीक है। इसके एंडोक्राइन ग्लैंड्स की डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखी हुई, आप लिख लें द ग्लैंड्स, मैं बोल रहा हूँ लिख लें द ग्लैंड्स, ठीक है। द ग्लैंड्स इन आवर बॉडी दैट रिलीज देयर सेक्रेशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ठीक है, are called endocrine glands, ठीक है। The glands in our body
दैट रिलीज देयर सेक्रेशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके बाद हमारे पास हार्मोन की डेफिनेशन लिखी हुई है। हार्मोन क्या है हमारे पास? हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है। ठीक है, एक केमिकल मैसेंजर है हमारे पास, केमिकल मैसेंजर मॉलिक्यूल है जो सिंथेसाइज होता है, सेक्रेट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है। ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, बल्कि यही डेफिनेशन लिख लें। ठीक है, ये आप वो भी याद कर सकते हैं, ये भी याद कर सकते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स हैं जो अपनी सेक्रेशंस को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने जहन में रखना है, हमारे पास एंडोक्राइन टिश्यू है। ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। हमारे पास जो सबसे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे पास वो पिट्यूटरी ग्लैंड। स्टूडेंट हमने देखा था हमारे पास ये हाइपोथैलेमस, इस तरह के हाइपोथैलेमस का एक स्ट्रक्चर था, और हाइपोथैलेमस के स्ट्रक्चर में इस तरह के साथ हमारे पास ना स्टूडेंट ये हमारे पास इस तरह का ना पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने आपको बताया था। यहाँ पे ठीक नहीं बना, मैं यहाँ पे अगर दोबारा से बताऊँ, इस तरह से ना इसके 3 लोब्स होते हैं। आपकी बुक में इसके 2 लोब्स को बयान किया, तीसरे को नहीं किया हुआ। इसके 3 लोब्स होते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, 3 लोब्स इसके होते हैं हमारे पास। क्लियर? तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास जो है एक मटर की शेप का एक ग्लैंड है। ठीक है, जो कि हमारे हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। ठीक है, इससे 2 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, एक को हम कहते हैं सिंपल हार्मोन्स। ठीक है, एक को हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोन्स, और एक को हम कहते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स। ठीक है, सिंपल हार्मोन्स क्या होते हैं? ऐसे हार्मोन्स जो ग्लैंड से निकलते हैं और अपना काम कर देते हैं। ट्रॉफिक हार्मोन्स क्या हैं? ये ऐसे हार्मोन्स जो कि एक ग्लैंड से निकलते हैं और दूसरे ग्लैंड की सेक्रेशंस को कंट्रोल करते हैं। ऐसे हार्मोन्स जो कि एक ग्लैंड से निकलकर दूसरे ग्लैंड की सेक्रेशंस को कंट्रोल करते हैं, इन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? इन हार्मोन्स को हम कहते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स। ठीक है, तो ये मटर की शेप का एक ग्लैंड है जो कि हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। बहुत सारे हार्मोन्स जैसे कि ट्रॉफिक हार्मोन्स जो हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, वो इन्फ्लुएंस असरअंदाज होते हैं सेक्रेशंस ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर। ठीक है, आपने ट्रॉफिक हार्मोन्स की डेफिनेशन आपने अच्छी तरह से याद करनी है, ट्रॉफिक हार्मोन्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स हैं। आपकी बुक में 2 लोब्स लिखा है, आप 2 लोब्स याद करें, वैसे इसके 3 लोब्स होते हैं। हम सेकंड ईयर के अंदर इसके 3 लोब्स पढ़ेंगे। ठीक है, एंटीरियर लोब जो है इसका, ठीक है, अब ज़हन में रखना स्टूडेंट्स, एंटीरियर लोब से वैसे तो बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर इसके 2 हार्मोन्स का जिक्र है। ठीक है, एंटीरियर लोब से हमारे पास ना 2 हार्मोन्स निकल रहे हैं, एक का नाम है सोमैटोट्रोफिन और एक का नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक का नाम क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी जो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है, हमारे जिस्म के साइज को इजाफा करवाता है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ करवाता है। ठीक है, इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। अब स्टूडेंट्स इस हार्मोन की कमी, इस हार्मोन की वजह से हमारे पास 3 तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, एक को हम कह देते हैं ड्वार्फिज्म, एक को हम कहते हैं जेजेंटिज्म, और एक को हम कह देते हैं एक्रोमेगाले। ठीक है, ड्वार्फिज्म में हमारे पास क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसको देखें, ड्वार्फिज्म में हमारे पास क्या होता है? ठीक है, अगर एक बच्चा जो है जब वो पैदा होता है, ठीक है, तो उसकी बॉडी के अंदर सोमैटोट्रोफिन रिलीज हो रहा होता है खास रेट पर, जिससे उसकी बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, अगर इब्तदाई एज के दौरान सोमैटोट्रोफिन जो है वो रिलीज ना हो तो बच्चे में ग्रोथ का अमल जो है वो कम हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। जो लफ्ज़ है ना ड्वार्फ, इसे उर्दू में इसे बोना कहते हैं। ठीक है, बोना मतलब जो साइज में छोटा रह जाता है। ड्वार्फिज्म एक ऐसे मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे पास बॉडी के अंदर सोमैटोट्रोफिन रिलीज नहीं होता। जब सोमैटोट्रोफिन रिलीज नहीं होता हमारे पास, तो बॉडी की ग्रोथ भी नहीं होती। जब बॉडी की ग्रोथ नहीं होती तो हमारे पास हाइट छोटी रह जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। ठीक है, लेकिन उसी एज के दौरान अगर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जेजेंटिज्म। इसके अंदर जो है बॉडी की बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, और बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा टॉल हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपने देखा होगा 7-8 फीट के लोग भी आपने देखे होंगे, वो जेजेंटिज्म है। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो, अगर बॉडी ने जितना ग्रोथ करना था वो ग्रो कर गई है, ठीक है, अब उसके अंदर सोमैटोट्रोफिन जो है वो रिलीज, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है। ठीक है, देखिए हमारी बॉडी में सोमैटोट्रोफिन जो है जब हम इब्तदाई उम्र में वो ग्रोथ करवाता है, लेकिन बाद वाली उम्र के दौरान वो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी के बाद में, ठीक है, हमारी ग्रोथ जितनी हो गई उसके बाद भी सोमैटोट्रोफिन जो है वो रिलीज हो रहा है, तो हमारी बॉडी में, ठीक है, जो है वो देखिए साइज में तो इजाफा नहीं करवाएगा, हमारी बॉडी की शेप को खराब कर देगा। लोअर जाके जो है वो अब नॉर्मल मूवमेंट हो जाएगी, हाथ पाँव जो है वो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमेगाले। ठीक है, तो आपने इसको जहन में रखना है। उसके बाद दूसरा हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंटीरियर लोब का जो दूसरा हार्मोन है, ये हमारे पास हमारे गले के अंदर थायराइड ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। इस अगला टॉपिक है हमारा, हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इनको इन्फ्लुएंस करते हैं और इसकी ग्लैंड की सेक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है हमारे पास, ये हमारे पास एक ट्रॉफिक हार्मोन है। ठीक है, मतलब ये दूसरे ग्लैंड के सेक्रेशन पर असरअंदाज होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रॉफिक हार्मोन है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको रीड कर देता हूँ। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। अगर जो है इस हार्मोन की प्रोडक्शन डिमिनिश का मतलब होता है कम हो जाना, ग्रोइंग एज के दौरान कम हो जाए, तो जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कम हो जाए, तो इस कंडीशन को ड्वार्फिज्म कहते हैं। अब आगे इसकी डेफिनेशन है जेजेंटिज्म की। अगर ये हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए ग्रोइंग एज के दौरान, तो जेजेंटिज्म है हमारे पास। ठीक है, अगर सोमैटोट्रोफिन जो है वो एक्सेसिवली प्रोड्यूस हो जाए ग्रोइंग एज के बाद, तो इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं और बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं अज़ा को। ठीक है, आपके दोनों हाथ और दोनों पाँव, इसे कहते हैं एक्सट्रीमिटीज़। ये 2 तरह की होती हैं अपर एक्सट्रीमिटीज़ जिसमें आपके दोनों बाजू आ जाते हैं, और एक होती है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जिसमें आपकी दोनों टांगें आ जाती हैं। ठीक है,
तो ये अलोन ग्रो, ये सिर्फ इकट्ठे ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से एक्रोमेगाले हो जाता है। ऐसे पर्सन के बड़े बड़े हाथ होते हैं, पाँव होते हैं और जॉ बोन्स, ठीक है, जबड़े की जो हड्डियाँ हैं बड़ी होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड हार्मोन आपने देखा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, इसको आपने देखा ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को कि अपने हार्मोन्स को रिलीज करे, ठीक है, आपने यहाँ तक इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स पोस्टीरियर लोब है। पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक का नाम है वैसोप्रेसिन और एक का नाम है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। स्टूडेंट्स आपने इसको ध्यान में रखना है, जो पोस्टीरियर लोब है ना पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है, वो हमारे पास ना हार्मोन्स को बनाता नहीं है, एंटीरियर लोब हार्मोन को खुद ही बनाता है, अपने अंदर ही स्टोर करते हैं। पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक का नाम है हमारे पास वैसोप्रेसिन, क्या नाम है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को स्टूडेंट्स एक और नाम भी देते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, क्या है एंटी डायरेटिक हार्मोन। और इससे जो दूसरा हार्मोन हमारे पास निकलता है वो हमारे पास है ऑक्सीटोसिन, क्या है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने इस बात को ध्यान में रखना है, ये दोनों हार्मोन्स जो है हमारे पास ये हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस के अंदर बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? हाइपोथैलेमस के अंदर बनते हैं। मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के साथ इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। इसका पोस्टीरियर लोब जो है ये दोनों हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के अंदर बनते हैं और बनकर ये पोस्टीरियर लोब के अंदर जस्ट जाकर स्टोर होते हैं वहाँ पर, ठीक है। और जब रिलीज कंट्रोल भी हाइपोथैलेमस के पास, जब हाइपोथैलेमस चाहेगा तभी ये निकलेंगे हार्मोन्स, ठीक है। तो ये बनाता नहीं है, हाइपोथैलेमस के अंदर बनते हैं दोनों हार्मोन्स और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाकर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। जो पोस्टीरियर लोब है ना पिट्यूटरी ग्लैंड का स्टोर करता है और सेक्रेट करता है दो हार्मोन्स को, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, से एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। स्टोर करता है और सेक्रेट करता है, बनाता नहीं है। इसको बनाता कौन है? ठीक है, हाइपोथैलेमस। दीस हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ये आपने एमसीक्यू के तौर पर सही में रखना है। आपसे पूछेगा ये ऑक्सीटोसिन जो है वो कहाँ पर बनता है, तो आपने बताना हाइपोथैलेमस में बनता है, ठीक है। अब वैसोप्रेसिन स्टूडेंट्स काम क्या करता है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर मैं जो है वो आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है, आप लोगों ने आप बुक को ओपन कर सकते हैं। आप अपनी बुक के अंदर ना जो आपका होम्योस्टेसिस में से एक चैप्टर है, एक टॉपिक है बल्कि ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शनिंग ऑफ किडनी, वहाँ पे आपने देखा कि जब हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो किडनीज जो है वो डाइल्यूट यूरिन बनाती है। किडनीज डाइल्यूट यूरिन कैसे बनाती हैं? वो ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करती हैं और कम रीअब्जॉर्प्शन करती हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पे लिखा हुआ सारा प्रोसेस जो है अंडर हार्मोनल कंट्रोल है, ठीक है। और इसी तरह जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में वाटर की कंसंट्रेशन कम है हमारे पास, ठीक है, तो हमारी किडनीज जो हैं वो कंसंट्रेटेड यूरिन बनाती हैं, ठीक है, पानी को कंजर्व करती हैं, ठीक है। कंजर्व क्यों करती हैं? क्योंकि बॉडी में पानी पहले ही कम है। अब इस केस के लिए क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम होती है और वो जो कम पानी रिलीज होता है उसको भी रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे लिखा हुआ है सारा प्रोसेस जो है हार्मोनल कंट्रोल है। मैंने आपको बताया था कि हार्मोन जो है वो कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, वो वैसोप्रेसिन है। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन क्या करता है? वैसोप्रेसिन बेसिकली जो आपका नेफ्रॉन है ना, अगर मैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करूँ, ठीक है, मेरे पास जो है ये नेफ्रॉन के इस तरह से एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दिया अगर, ठीक है, इस तरह से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह हमारे पास ये ग्लोमेरुलस, ये मोमेंट्स कैप्सूल, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी यहाँ पर सबसे ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर वैसोप्रेसिन आकर एक्ट करता है और यहाँ पर वैसोप्रेसिन वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है ना, इसको वैसोप्रेसिन करवाता है। कौन करवाता है? वैसोप्रेसिन या फिर ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम रेट इंक्रीज कर देते हैं, रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन से, ठीक है। अब हमारे बॉडी में पानी की कंसंट्रेशन कम होती है, हमारी बॉडी में पानी कम है तो पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा वैसोप्रेसिन रिलीज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी की रीअब्जॉर्प्शन हो नेफ्रॉन से ब्लड में, ठीक है। इस तरह जो है बॉडी जो है वो रिटेन कर लेती है पानी को और कम अमाउंट में यूरिन जो है वो रिलीज होता है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? देखें ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या होता है, बॉडी फ्लूइड्स में हमारे पास मोर देन नॉर्मल वाटर से ज़्यादा होता है हमारे पास, तो फिर क्या होता है, इज द डिक्लाइन इन द सेक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन। इस हार्मोन की जो रिलीज है इसके अंदर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जब इसके अंदर कमी आ जाती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, पानी की एब्जॉर्प्शन कम होती है और यूरिन जो है वो डाइल्यूट बनता है। समझ आ रही है? ठीक है, जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो बॉडी जो है ADH को कम रिलीज करेगी, लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है, बॉडी ADH को ज़्यादा रिलीज करेगी, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी वजह से एक बीमारी होती है, इसे हम कहते हैं डायबिटीज इन स्पाइडस, ठीक है। अब आपको पेपर में फर्क पूछता है डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इन स्पाइडस में क्या फ़र्क है, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस को है ना, उसको हम आगे पढ़ेंगे इंसुलिन वाले चैप्टर में, ठीक है, बल्कि चैप्टर में नहीं, इससे अगला ही टॉपिक हमारे पास हुआ है, ठीक है। देखिए हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है, असूलन होना चाहिए कि ADH को ज़्यादा रिलीज होना चाहिए। ADH जब ज़्यादा रिलीज होगा हमारे पास, ठीक है, तो ही हमारे पास पानी की कंसंट्रेशन जो है, जब हमारी बॉडी के अंदर कम है तो ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब होगा और बॉडी पानी की कमी को पूरा करेगी। लेकिन जब बॉडी में पानी पहले ही कम है और ADH भी रिलीज नहीं होता, ADH भी रिलीज नहीं हो रहा, जब ADH भी रिलीज नहीं हो रहा तो बॉडी में, तो हमारे पास क्या हो रहा है, यूरिन भी डाइल्यूट बन रहा है, बॉडी में पानी पहले ही कम है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर से, ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज इन स्पाइडस, ठीक है। आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है।
उस बाद ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, ऑक्सीटोसिन का अगर आप काम देखें यहाँ पर, ऑक्सीटोसिन जो है इसका फंक्शन आपसे पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो है ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल करवाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द डिलीवरी मदर्स के अंदर, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के लिए, मतलब यूट्रस की वॉल्स किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं ताकि बेबी को बाहर एक्सपेल किया जा सके, और जो हार्मोन है इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है, इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जो है हमारे गले के अंदर इस तरह से ना, हमारे पास ये लेट्स सपोज ये लैरिंक्स है, लैरिंक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर ना इस तरह से ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड्स। इनसे दो हार्मोन्स को हम डिस्कस करेंगे, एक हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन, क्या नाम है, थायरॉक्सिन, और एक का नाम है कैल्सिटोनिन, क्या नाम है, कैल्सिटोनिन। दोनों को मेरे साथ पढ़ें, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन, ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। आपने ध्यान में रखें लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये आपका एमसीक्यू पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर, समझ आ रही, ठीक है। ये कहाँ पर मौजूद होती है, इसकी लोकेशन है हमारे पास, ठीक है। इसकी क्या है, ये इसकी लोकेशन है, ये लोकेशन कहाँ पर है इसकी, ठीक है, नेक रीजन के अंदर मौजूद होता है, लैरिंक्स के नीचे, और थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, समझ आ रही। अब स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना जो आयोडीन है ना, उसको आयोडीन की जरूरत होती है इस ग्लैंड को थायरॉक्सिन के लिए। अब आयोडीन क्या है, आपने अक्सर सुना होगा आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल करें, आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल करें। आयोडीन हमारे पास एक न्यूट्रिएंट, एक मिनरल है जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें चाहिए होता है, ठीक है। जब हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की मुकम्मल कंसंट्रेशन होती है तो हमारी बॉडी नॉर्मल तरीके से काम करती है, लेकिन जब थायराइड की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तब ये नुकसानदेह। लेकिन जब कम हो जाती है ना तो हमारे थायराइड ग्लैंड काम ही नहीं करते, जब ये काम नहीं करते तो इनकी स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाते हैं, जब ये सूज जाते हैं तो गर्दन फैल जाती है हमारे पास, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है। इस कंडीशन को हम गिलहड़ कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में इसे गॉइटर कहते हैं, ठीक है। तो आपने ये इसकी डेफिनेशन करनी है, व्हाट इज गॉइटर, ठीक है। अगर एक पर्सन जो है उसकी डाइट में आयोडीन नहीं है तो उसके जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन बनाएंगे नहीं, ठीक है, वो बड़े हो जाएंगे, इस कंडीशन को हम गॉइटर कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे हम थायरॉक्सिन का फंक्शन देख लेते हैं, थायरॉक्सिन का हमारे पास काम क्या है, ठीक है। आपने फंक्शन ध्यान में रखने हार्मोन्स के। थायरॉक्सिन जो है वो क्या करती है, इंक्रीज कर देती है ब्रेक डाउन ऑफ फूड को, ऑक्सीडेशन को, और रिलीज ऑफ एनर्जी को। स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो है C6H12O6 यही ग्लूकोज है, जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटती है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP निकलती है, ऐसे ही असल में ये वो एनर्जी है जो हमारी बॉडी के अंदर निकलती है, और कब निकलती है, जब इस ग्लूकोज की फूड की ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन ऐड होती है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है, इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज की मौजूदगी में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इससे एनर्जी रिलीज हो रही है, इस प्रोसेस को बढ़ा देती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन को थायरॉक्सिन क्या करते हैं, बढ़ा देता है, ठीक है। ब्रेकडाउन फूड को बढ़ा देता है, ऑक्सीडेशन को, रिलीज ऑफ एनर्जी को बॉडी के अंदर, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद क्या होता है, इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, जो बॉडी की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इसको भी आपने जहन में रखना है। अब स्टूडेंट्स अगर थायरॉक्सिन की कंसंट्रेशन जो है, थायरॉक्सिन कम रिलीज हो रहा है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, क्या कहते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन जो है वो ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। आपने ध्यान में रखना है, अगर थायरॉक्सिन कम रिलीज हो रहा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। अब कम रिलीज हो रहा है तो क्या है, अब इस जब कम रिलीज हो रहा है तो इसका काम कम होगा, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म जब इज काज्ड बाय द अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन कम रिलीज हो रहा है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो एनर्जी प्रोडक्शन। जाहिर सी बात है, थायरॉक्सिन कम रिलीज हो रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन कम होगी, ऑक्सीडेशन कम होगी तो एनर्जी का रिलीज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लो एनर्जी प्रोडक्शन होगी तो हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। आपने सिंपल ज़हन में रखना है, जब थायरॉक्सिन कम रिलीज हो रहा है तो उसका काम कम हो जाएगा, उसका काम क्या, एनर्जी की प्रोडक्शन करवाना, तो एनर्जी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी और हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन को कहते हैं, इसमें थायरॉक्सिन जो है वो ज़्यादा रिलीज हो रहा है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है, हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है। जब एनर्जी प्रोडक्शन देखें आप, जब हम काम करते हैं, कोई सख्त काम कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो स्वेटिंग आना शुरू हो जाती है, ऐसे ही, ठीक है। हार्ट रेट बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग, बार बार पसीना आता है, और शिवरिंग ऑफ हैंड्स, ठीक है, और हाथ कांपने लगते हैं, ठीक है। ये इसके सिम्टम्स है, आप ज़हन में रखेंगे। आपसे पेपर में डिफरेंस बिटवीन हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म पूछ सकता है, तो आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, तो दूसरा हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड से निकलता है हमारे पास, वो है कैल्सिटोनिन। वो क्या है, कैल्सिटोनिन, ठीक है। स्टूडेंट्स, कैल्सिटोनिन को हम पैराथायरॉयड ग्लैंड के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी इसको हम पेंडिंग में छोड़ते हैं, हम इसके साथ इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमारे पास ना थायराइड ग्लैंड है, हमारे पास थायराइड ग्लैंड के हमारे लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह से थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पर इस तरह से हमारे पास ये थायराइड ग्लैंड इस साइड पर है गर्दन के, और ये थायराइड ग्लैंड इस साइड पर, इसके पोस्टीरियर साइड पर, इसके बैक साइड पर, ठीक है। पर ये थायराइड ग्लैंड है हमारे पास, इसके बैक साइड पर हमारे पास जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये इनकी तादाद कितनी होती है, इनकी तादाद होती है 4 ग्लैंड्स हमारे पास मौजूद होते हैं पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड पर, ठीक है। अब ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं, इसका नाम है पैराथॉर्मोन। क्या नाम है, पैराथॉर्मोन। स्टूडेंट्स, आपने इसको समझना है। अब कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन दोनों एक दूसरे के उल्ट काम करते हैं, ठीक है। हमारे पास लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक बोन अगर बना दूँ, ठीक है, अपने समझने के लिए, ये बोन है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो बाहर जो है वो ब्लड है हमारे पास, ठीक है। मतलब ये मेरे पास जो है वो सारा ब्लड वाला रीजन है,
ठीक है, और ये हमारे पास बोन है, ठीक है। और स्टूडेंट्स हम देखें, हम देखते हैं हम कैल्शियम का खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम आता है, ब्लड के अंदर जब कैल्शियम आता है होता क्या, ऐसा ऐसे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ना शुरू होता है, एक वक्त आता है कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे ही कैल्शियम का लेवल जो है ना हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे पास, ठीक है, तो फ़ौरन से थायराइड ग्लैंड, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जैसे कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो फ़ौरन से थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। क्या नाम है? कैल्सिटोनिन। ये क्या करता है? कहता है कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करो। कैसे कम करेगा? ये कैल्शियम को हड्डी में डालना शुरू कर देगा। क्या करेगा? ये कैल्शियम को हड्डी के अंदर डालना शुरू कर देगा। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये इस कैल्शियम को जो है वो यहाँ से उठाकर बोन के अंदर डालना शुरू कर देगा। अब जैसे जैसे कैल्शियम जो है हड्डी के अंदर जाता रहेगा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ आ रही है? अब यहाँ पर क्या होगा? अब देखें, कैल्सिटोनिन को नहीं पता उसने कितने कैल्शियम को लेके जाना है। समझ आ रही है? कैल्सिटोनिन को नहीं पता, वो बस ब्लड से हड्डी के अंदर डालता रहेगा। अब एक वक्त आएगा कि ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम का लेवल नॉर्मल लेवल से भी नीचे चला जाएगा। अब ये फिर नुकसानदेह है। अब फिर क्या होगा? फ़ौरन से बॉडी क्या करेगी? कैल्सिटोनिन की प्रोडक्शन को रोक देगी और पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन रिलीज होगा। कौन रिलीज होगा? पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन क्या करेगा? पैराथॉर्मोन हड्डी से कैल्शियम को निकाल कर ब्लड में डालना शुरू कर देगा। समझ आ रही है? हमारे पास जो है कैल्सिटोनिन, क्या है? कैल्सिटोनिन जो है वो क्या करता है? वो ब्लड से बोन के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है, जबकि हमारे पास जो है पैराथॉर्मोन, क्या है? पैराथॉर्मोन जो है वो हमारे पास बोन से ब्लड के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है। समझ आ रही है? आपने इसको ध्यान में रखना है, दोनों हार्मोन एक दूसरे के उल्ट काम करते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास तो थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। अगर आपको समझ नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा सुनिए, 2 से 3 मरतबा सुनिए, आप लोगों को समझ आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिक्रीज कर देता है कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर और प्रमोट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड इनटू बोन्स। इस तरह पैराथायरॉयड ग्लैंड में 4 ग्लैंड्स होते हैं जो पोस्टीरियर साइड पर मौजूद होते हैं। पैराथॉर्मोन को रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। इंक्रीज कैसे करते हैं? हड्डी से ब्लड में डालना शुरू कर देता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास मैन देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन। जब पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास तो होगा क्या? हड्डियों के अंदर से बहुत ज़्यादा कैल्शियम ब्लड में आ जाएगा, उसका काम ज़्यादा हो जाएगा। जब काम ज़्यादा होगा हड्डियों के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा? कम। जब हड्डियों के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा तो हड्डियाँ क्या हो जाएंगी? कमज़ोर हो जाएंगी। समझ आ रही है? मोर देन नॉर्मल कैल्शियम साल्ट्स जो हैं वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे हड्डियों से और ब्लड के अंदर दाखिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से हड्डियाँ जो हैं वो क्या हो जाएंगी? ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब नाजुक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। समझ आ रही है? वो कहते हैं जबकि अगर पैराथॉर्मोन का लेवल ज़्यादा हो गया है तो इससे हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। अगर पैराथॉर्मोन का लेवल जो देखें, अगर पैराथॉर्मोन ज़्यादा हो, अगर पैराथॉर्मोन कम हो गया, पैराथॉर्मोन कम हो गया है, पैराथॉर्मोन कम होगा, इसका मतलब ये है कि ब्लड से कैल्शियम को बोन से ब्लड में कैल्शियम को निकालने वाला कोई नहीं है। अब इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होगा कि कैल्शियम की कमी हो जाएगी ब्लड के अंदर। जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टेटनी। क्या कहते हैं? टेटनी। स्टूडेंट टेटनी क्या है? यहाँ पे मैं इसको रेज करके मैं आपको बताता हूँ टेटनी क्या है। यहाँ पे बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। हमारे पास ये टेटनी की जो है ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई, टेटनी इज मार्क्ड बाय शार्प फ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखें टेटनी जो है इसकी निशानदेही कैसे की जाती है? शार्प, तेज। फ्लेक्शन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल को, इसे कहते हैं फ्लेक्शन। ठीक है, आपने स्पोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर देखा होगा फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन। ठीक है, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बेंड करते जॉइंट को, इसे फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो शार्प फ्लेक्शन होती है हमारे पास। ठीक है, रिस्ट कहते हैं क्लाइक, और एंकल कहते हैं हमारे पास टखने को। ठीक है, टखने के जॉइंट की। ठीक है, मसल ट्विचिंग, मसल को झटके लगने लगते हैं। क्रैम्प्स का मतलब होता है मसल का अकड़ जाना। ठीक है, जिसे आप कहते हैं, ठीक है, वो नस के ऊपर नस आ गई, जैसे उसे क्रैम्प्स कहते हैं। कन्वलियंस कहते हैं झटके लगना। ठीक है, अब ये क्यों होता है? ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होने की वजह से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने ध्यान में रखना है टेटनी आपको कब होगा? टेटनी आपको तब होता है जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम जो है वो कब होगा? जब पैराथॉर्मोन का लेवल कम हो जाएगा। जब पैराथॉर्मोन का लेवल कम होगा तो हड्डी से कैल्शियम को निकालने वाला कोई नहीं होगा। और दूसरा, जब कैल्सिटोनिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जब कैल्सिटोनिन का लेवल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कैल्शियम जो है वो ब्लड से हड्डी में चला जाएगा, जिसकी अब दोनों की वजह से जो है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, बोन के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो कम कब होगा? बोन के अंदर कैल्शियम का लेवल कम जब होगा जब कैल्सिटोनिन कम रिलीज होगा। जब कैल्सिटोनिन कम रिलीज होगा तो बोन में डालने वाला कोई नहीं होगा। और पैराथॉर्मोन अगर ज़्यादा रिलीज हो जाए तो बोन से निकालने वाला बहुत है, बोन के अंदर डालने वाला कोई नहीं है, तो हड्डी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा और बोन्स जो है वो ब्रिटल हो जाएंगे। ठीक है, इसको बार बार सुन लें अगर आपको समझ नहीं आई तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड जो है स्टूडेंट्स हमारे पास हमारी किडनीज के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, आप यूरिनरी सिस्टम आप निकाल के देख सकते हैं। हमारे पास इस तरह से, लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह से किडनी है। ठीक है, तो किडनी के ऊपर हमारे पास जो है वो ग्लैंड्स हमारे मौजूद होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड इस तरह से। एड्रीनल ग्लैंड से हमारे पास दो हिस्से होते हैं। आउटर हिस्सा होता है, इसे हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। और एक हमारे पास होता है इसके अंदर वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं एड्रीनल मेडुला। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। ठीक है, हमारे पास दो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं जो कि किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं। हर एड्रीनल ग्लैंड जो है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। जो आउटर पार्ट है उसका कॉर्टेक्स, इनर पार्ट उसका क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। ठीक है, अब एड्रीनल मेडुला से स्टूडेंट्स एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं एपिनेफ्रिन। क्या कहते हैं? एपिनेफ्रिन जो है इसी का दूसरा नाम है एड्रीनालिन। क्या नाम है? एड्रीनालिन, एपिनेफ्रिन या फिर एड्रीनालिन। ठीक है, ये हार्मोन जो है ये हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए डील करने के लिए तैयार करता है। किससे?
इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए तैयार करते हैं। एड्रिनल कोर्टेक्स से हार्मोन निकलता है जिसका नाम है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। क्या नाम है? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है, यही लिखा हुआ है। एड्रिनल मेडुला से हार्मोन निकलता है एपिनेफ्रिन, एड्रीनालिन, ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो है ये इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए तैयार करता है हमारी बॉडी को। जबकि एड्रिनल कोर्टेक्स से हार्मोन निकलते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आए हम अपनी बॉडी के हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। हमारे पास वो है पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास स्टूडेंट्स देखें, पेनक्रियास के पास दो मेजर फंक्शंस है, किसका एक्सोक्राइन पोर्शन है, किसका एंडोक्राइन पोर्शन है, ठीक है। एक्सोक्राइन पोर्शन को हमने 9th क्लास के अंदर देखा था, जब जैसे ही फूड जो है वो ड्यूडिनम के अंदर दाखिल होती थी तो पेनक्रियास से ठीक है पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता था। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता था, ठीक है, वो इसका एक्सोक्राइन पोर्शन है। लेकिन जो इसका एंडोक्राइन पोर्शन है ना हमारे पास, ठीक है, वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है जिसको हम, ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, ठीक है। ये इसके एक्सोक्राइन पोर्शन के बारे में बताया हुआ यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक जो है उसके एंडोक्राइन एक्सोक्राइन पोर्शन, जो कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करें, तो यहाँ पे हम एक्सोक्राइन पोर्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पोर्शन है डक्टलेस होता है, मतलब इसके अंदर ग्लैंड, ठीक है, डक्ट्स नहीं होती, ठीक है। जो पोर्शन है खास किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होता है जिसको हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है इस तरह से क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है। अब इसके अंदर से ना दो हार्मोन्स निकलते हैं हमारे पास। कितने हार्मोन्स निकलते हैं? दो हार्मोन्स। एक को हम कहते हैं इंसुलिन और एक को हम कहते हैं ग्लूकागोन। एक हमारे पास है इंसुलिन और दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हार्मोन जो है उसको हम कहते हैं ग्लूकागोन। अब स्टूडेंट्स, इंसुलिन क्या करते हैं हमारे बॉडी में? जैसे हम खाना वगैरह खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है हमारी बॉडी के अंदर तो इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन क्या करता है? बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। कैसे कम करता है? इंसुलिन पेनक्रियास से रिलीज होता है और लिवर के पास जाता है। लिवर को जाके कहता है कि भाई इस इंसुलिन को लो। वो लिवर क्या करता है? लिवर जो है वो इंसुलिन को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजिन के अंदर, सॉरी इंसुलिन कह रहा हूँ, जो इंसुलिन है वो लिवर के पास जाता है। लिवर जो है वो क्या करता है? ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजिन के अंदर। अब आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है ग्लाइकोजिन क्या होता है। ग्लाइकोजिन जो है हमारे पास वो पॉलीसेकेराइड है जो काफी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलने से बनता है, ठीक है। तो जब लिवर क्या करेगा? वो लिवर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जोड़ जोड़कर ग्लाइकोजिन बना देगा और कुछ ग्लाइकोजिन अपने अंदर स्टोर कर लेगा और कुछ मसल्स के अंदर स्टोर करवा देगा, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या कहते हैं, दिस पोर्शन कंटेन ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स इन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। कहते हैं जो आइलेट्स है ना ये दो हार्मोन से क्रिएट करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। अब देखिए इंसुलिन का काम पहले देख रहे थे। इंसुलिन क्या करता है? लिवर को इन्फ्लुएंस करता है। लिवर को कहता है कि भाई क्या करो, एक्सेस ग्लूकोज को ले लो ब्लड से, ठीक है, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो अब इंसुलिन को तो नहीं पता कितना कम करना है, तो इंसुलिन के रिलीज फौरन से रोक दिया जाता है और पेनक्रियास से ग्लूकागोन रिलीज होता है। पेनक्रियास का जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस वाला पोर्शन है इससे ग्लूकागोन रिलीज होता है। ग्लूकागोन क्या कहता है? ग्लूकागोन जो है वो लिवर को इन्फ्लुएंस करता है कि भाई ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज को ऐड करो, ठीक है। तो वो जो उसने ग्लाइकोजिन स्टोर करके रखा था उसको तोड़ कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ब्लड में रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो आपने इसको ज़हन में रखना है। अब होता क्या है, एक पर्सन के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, इंसुलिन रिलीज होना चाहिए लेकिन इंसुलिन रिलीज नहीं होता। एक बीमारी है, इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं, इसे आम जुबान में आप शुगर भी कहते हैं, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। डायबिटीज़ मेलाइटिस और डायबिटीज़ इंस्पाइडस में आपसे फ़र्क पूछा जा सकता है तो आपने फ़र्क लिखना है, ठीक है। अगर एक पर्सन जो है पेनक्रियास जो है वो नॉर्मल क्वांटिटी में इंसुलिन नहीं बना रहा तो ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो राइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, और पर्सन को हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ठीक है। अब उसके सिम्टम्स क्या हैं? पेशेंट में डायबिटीज़ मेलाइटिस हैव लॉस ऑफ बॉडी वेट, उनका वजन कम हो जाता है, उनके मसल्स जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें थकावट की फीलिंग होती है, ठीक है। तो ये इसका जो है वो सिम्टम्स हैं। इसकी क्या है? सिम्टम्स। आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं, इसके क्या है? सिम्टम्स हैं, ठीक है। सिम्टम्स के बाद ये उसका ट्रीटमेंट है। द डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय, इसका क्या है? ट्रीटमेंट है। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। यहाँ तक आपने करना है, ठीक है। आप बाकी आपने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ा हुआ है कि यार लाइन्स आपने वैसे करनी नहीं है कि पहले इंसुलिन को जो है वो जानवरों से हासिल किया जाता था लेकिन अब जो है वो इसे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, बैक्टीरिया की मदद से तैयार किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये आपके एमसी को ध्यान में रखना है। हमारे पास जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो 80 to 120 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड है, ठीक है। ये आपसे एमसी को पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स अगर किसी ने आपने कभी जो है ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट करवाया हो, बीजीसी क्या होता है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है वो, व्हाट इज बीजीसी, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट क्या होता है। इसमें बॉडी में ब्लड का ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं, ठीक है। हमारे पास अब ये दो तरीकों से चेक होता है। एक तो ये कि डॉक्टर, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ग्लूकोज चेक करवाने के लिए, वो आपसे कहते हैं कि आपने सुबह आना है और खाली पेट आना है, ठीक है। रात का खाना खाना है, सुबह का खाना नहीं खाना। इसे कहते हैं आफ्टर 8 to 10 आवर्स फास्ट। फास्ट हम लोग होता है रोज़ा रखने, मतलब आपने 8 से 10 घंटे कुछ नहीं खाया तो उसके बाद वो चेक करते हैं। एक वो होता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको 75 ग्राम ग्लूकोज जो ग्लास में मिलाकर पिला देते हैं और आपको 2 घंटे बाद वो टेस्ट करता है, ठीक है। तो दो टेस्ट की आपने वैल्यूज ध्यान में रखनी है ताकि आप जो है ना बेसिक वैल्यूज हैं आप इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ग्लूकोमीटर जो है, शुगर चेक करने वाला मीटर जो है वो हर घर के अंदर होता है, ठीक है।
तो ये बहुत कॉमन है, ठीक है। आपको इसकी वैल्यूज़ का पता होगा तो आप उस मीटर से देख के बता सकते हैं कि आप हाई हैं, प्री डायबिटिक है कि डायबिटिक है, शुगर कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो ब्लड में मेजर करने के लिए टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, ये डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसको फास्टिंग, रोजे आफ्टर फास्टिंग में खाली पेट भी चेक किया जाता है 8 से 10 घंटे के बाद, जैसे ठीक है खाने के बाद भी चेक किया जा सकता है। इसके रिजल्ट्स ही हैं, ठीक है। अगर आपने 8 से 10 घंटे की फास्टिंग के बाद इस ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट की है और जो ग्लूकोमीटर पर रीडिंग जो है वो 70 से लेकर 99 आ रही है, ठीक है, वो आपको 100 ml ब्लड में से रीडिंग देता है, ठीक है। 70 से 99 तक आ रही है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है, मतलब आप जो है वो आपको शुगर नहीं है। अगर 100 से लेकर 125 तक आ रही है तो आप प्री डायबिटिक है, मतलब आपको जो है मुस्तकबिल में शुगर हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी, अभी आप कंट्रोल कर लेंगे तो अभी कुछ नहीं है, ठीक है। अब 126 से ज़्यादा है तो आप डायबिटिक हैं, ठीक है, आपको शुगर है, समझ आ रही है। तो ये वैल्यूज़ हैं। इस तरह अगर आप ठीक है 2 घंटे के बाद 75 ग्राम ग्लूकोज ड्रिंक करवाने के बाद की क्या वैल्यूज़ हैं, अगर 140 से ज़्यादा आएगी तो नॉर्मल, 140 से कम है, 140 या 140 से कम है तो नॉर्मल है, 140 से 200 तक है तो प्री डायबिटिक है, 200 से ज़्यादा है तो आप डायबिटिक है, समझ आ रही है। तो आपने वैल्यूज़ को अच्छी तरह से याद रखना है और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने टेबल पर ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछी जाती हैं वैल्यूज़, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास है गुनेड्स। गुनेड्स को हम सेक्स ऑर्गन्स भी कहते हैं, ठीक है। हमारे पास गुनेड्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, मेल गुनेड्स होते हैं, फीमेल गुनेड्स, ठीक है। मेल गुनेड्स को हम टेस्टिस कहते हैं और फीमेल गुनेड्स को हम ओवरीज कहते हैं, हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। जहाँ पर गुनेड्स जो हैं, मेल गुनेड्स जो टेस्टिस हैं वो स्पर्म्स बनाते हैं, वहीं पर वो कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, ठीक है, जो कि सेकेंडरी मेल करैक्टर्स डेवलप करवाते हैं। सेकेंडरी मेल करैक्टर्स से मुराद ये है ऐसे करैक्टर्स, ठीक है, जिनसे हमें पता चलता है बाहर दिखने में कि मेल है, और ऐसे करैक्टर्स सेकेंडरी फीमेल करैक्टर्स, ऐसे करैक्टर्स जिनसे हमें बाहर दिखने में पता चलता है कि फीमेल है, ठीक है। तो देखें टेस्टिस हमारे पास क्या है, ये टेस्टिस, ओवरीज, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, गुनेड्स इन्हें कहते हैं। ये गैमेट्स प्रोड्यूस करने के अलावा हमारे पास सेक्रेट करते हैं हार्मोन्स, जिन्हें हम सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। टेस्टिस से हमारे पास हार्मोन निकलते हैं जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये क्या करवाते हैं, ये सेकेंडरी मेल सेक्स करैक्टर्स डेवलप करवाते हैं, जैसे कि ग्रोथ ऑफ फेयर बियर्ड, चेहरे पे बाल का ग्रो करना, ठीक है, एंड कॉर्सिनेस, तो वॉइस और आवाज़ का भारीपन, ठीक है। और ओवरीज जो है इनसे 2 हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स सच एज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट जो है, ठीक है, फॉर द मिल्क फीडिंग ऑफ चाइल्ड, ठीक है। ये इन दोनों हार्मोन्स का काम है, आपने इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीवीआईपी है, आप इसको ये समझ लें वीवीआईपी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले आपने फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन देखनी है। फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास होता क्या है, ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब है कि रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, आप लोग जो हैं वो किसी होटल के अंदर खाना खाने गए, ठीक है, होटल जो है वो आपको खाना सर्व करता है, ठीक है। सर्व करने के बाद जो है वो आपसे पूछता है कि सर, वो आपको एक नई डिश देता है, आपसे पूछते हैं कैसी थी। अगर आप उसको पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं गुड, वो उसको प्रमोट करेंगे। अगर आप कहते हैं कि नॉट गुड, उसको रोक देंगे, तो उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, समझ आ रही। तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर भी फीडबैक है। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी काम चल रहा है तो बॉडी उसका फीडबैक ले रही होती है। जहाँ पे पता चलता है कि गलत काम हो रहा है, बॉडी उसको फौरन से स्टॉप कर देती है, समझ आ रही, ठीक है। और ये जो काम, ये जो कंट्रोल करने का अमल है, बॉडी का वो प्रोसेस खुद करता है, ठीक है। इसको देखें, हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म मींस द रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस। एक प्रोसेस चल रहा है, उसी प्रोसेस का आउटपुट उस प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। मिसाल पे एक नई डिश लॉन्च की गई है, ठीक है, वो प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस का जो आउटपुट आएगा, अगर वो अच्छी होगी डिश तो वो प्रोसेस है जो उसको कंटिन्यू किया जाएगा, अगर वो डिश जो है बुरी होगी तो उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। एक प्रोसेस का आउटपुट उसी प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास 2 टाइप्स की, एक हमारे पास है पॉजिटिव फीडबैक, एक हमारे पास है नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक स्टूडेंट्स, मैंने आपको कितनी एग्जांपल्स दी हैं। नेगेटिव फीडबैक हमारे पास क्या होता है कि जो आउटपुट है ना प्रोसेस का, वो डिक्रीज कर देता है या इनहिबिट कर देता है प्रोसेस को, ठीक है। यहाँ पर आपकी बुक के अंदर ना ये इसकी एग्जांपल दी गई, आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं इसको सिर्फ आपको समझा देता हूँ, टाइम कम है हमारे पास, ठीक है। मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ। हाँ, हमारी बॉडी के अंदर फर्स्ट करें, हमने खाना खाया, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है। बॉडी, आपका जो बॉडी है, आपका जो लीवर है, सॉरी लीवर कह रहा हूँ, पेनक्रियाज से एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन क्या करेगा, लीवर के पास जाएगा, लीवर से कहेगा लीवर भाई ग्लूकोज को कम करो। अब ग्लूकोज जो है वो कम कैसे करेगा, लीवर उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके कम करना शुरू कर देगा। अब इंसुलिन को नहीं पता कि कितना जो है वो मैंने ग्लूकोज को कम करवाना है, आपका ब्रेन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है, देख रहा है। अब जैसे जैसे ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम होगा, एक वक्त आएगा कि वो नॉर्मल लेवल से भी नीचे चला जाएगा, नॉर्मल लेवल से नीचे चला जाएगा। अब देखिए एक प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस का आउटपुट ये है कि ग्लूकोज का लेवल कम हो रहे हैं। अब ग्लूकोज का लेवल जब नॉर्मल लेवल से नीचे चला गया, ठीक है, तो अब हमारे पास एक नॉर्मल लेवल से जब नीचे चला गया, एक बुरी बात है कि अब इसका बॉडी के लिए मुझे बताइए फायदेमंद है कि नुकसानदेह है। ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल लेवल से भी नीचे चला गया, नुकसानदेह है हमारे पास, ठीक है। तो नॉर्मल लेवल से नीचे चला गया, अब ये जो प्रोसेस है नुकसानदेह, बॉडी क्या करेगी, इस प्रोसेस को रोक देगी। मतलब क्या करेगी, इंसुलिन को रोक देगी कि भाई मजीद ग्लूकोज को कम ना करो। बॉडी क्या करेगी, फिर पेनक्रियाज को मैसेज देगी, पेनक्रियाज से ग्लूकागोन रिलीज होगा, वो ग्लूकागोन दोबारा आकर क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना शुरू कर देगा, आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, फिर एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। अब एक प्रोसेस चल रहा है, ग्लूकागोन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, एक प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस का आउटपुट ये है कि ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है।
अब बताएं कि बॉडी जो है वो उसको अलाउ करेगी कि ज़्यादा हो जाए, हरगिज़ नहीं, बॉडी क्या करेगी, इस प्रोसेस को भी रोक देगी। अब ये जो प्रोसेस है इसका जो आउटपुट है ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होना, इसी ने इस प्रोसेस को कंट्रोल किया, ये हमारे पास नेगेटिव, इस प्रोसेस को रोक दिया, ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जो है वही है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। जब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ता है तो पैनक्रियाज जो इंसुलिन को रिलीज करता है, इंसुलिन जो है ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करता है। अब डिक्लाइन होता है ब्लड में जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन एक नॉर्मल लेवल से, तो वो इनहिबिट कर देती है सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। इसी तरह से, ठीक है, इस तरह ये एक एग्जांपल इसकी बहुत है, ठीक है। इस तरह ये सेकंड एग्जांपल है इसकी, व्हेन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ड्रॉप्स बिलो नॉर्मल, पैनक्रियाज जो है ग्लूकागोन को रिलीज करता है, ये ब्लड कंसंट्रेशन को, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को नॉर्मल कर देता है, लेकिन वो एक नॉर्मल सेट पॉइंट से भी ऊपर ले जाता है, ठीक है, जो कि ग्लूकागोन की सेक्रेशन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। दूसरे वर्ड में जो ब्लड की ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो प्रोसेस को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको पहले बता दिया। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा हमारे पास, जैसे एग्जांपल ये है कि हमारे पास, ठीक है, वो सक्लिंग की एग्जांपल दी गई है, ठीक है। विद इन मेमोरी ग्लैंड्स हमारे पास, विद इन मदर्स मेमोरी ग्लैंड्स में मैंने चाइल्ड सक्ल्स, ठीक है, जब चाइल्ड सक्लिंग करता है तो मेमोरी ग्लैंड्स का एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन का हमने काम पढ़ा था, जिसका फंक्शन है इजेक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। तो अभी जो बॉडी, अब विद फॉर द बॉडी जो है, फॉर द, ठीक है, फॉर द बेबी जो है बेनिफिशियल है, फायदेमंद है, ठीक है। अब जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी के लिए फायदेमंद है ये, ठीक है, मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो बॉडी क्या करेगी, जब इसको पता चलेगा ये चीज़ फायदेमंद है तो उस आउटपुट, इस प्रोसेस को बढ़ा देगी। कैसे बढ़ा देगी, आपकी बॉडी क्या करेगी, आपके ब्रेन के पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से भी ऑक्सीटोसिन के रिलीज को बढ़ा देगी, समझ आ रही है। जब ऑक्सीटोसिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और ये एक पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। अब इसमें प्रोसेस के आउटपुट ने उस प्रोसेस को बढ़ा दिया। द चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोसेस इंक्रीजेस द रेट ऑफ प्रोसेस। सक्लिंग एक्शन जो है इन्फेंट का, इन्फेंट कहते हैं छोटा चाइल्ड होता है, बच्चा, स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इन मदर, दिस हार्मोन वर्क्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मोर सक्लिंग लीड्स टू मोर हार्मोन विच इन टर्न लीड्स टू मोर मिल्क प्रोडक्शन। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं, लास्ट में नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, एक वेस्कुलर डिसऑर्डर्स और एक हमारे पास है, ठीक है, नर्वस डिसऑर्डर्स, ठीक है। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स में हमारे पास क्या है, फंक्शनल डिसऑर्डर्स हैं, सॉरी, ठीक है। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं हमारे पास, ठीक है, वेस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं ये डिस्टर्बेंस इन ब्लड सप्लाई की वजह से होते हैं, ठीक है, जबकि फंक्शनल डिसऑर्डर्स जो हैं वो नर्व इंपल्स यानी जो करंट पैदा हो रहा है उसकी डिसरप्शन, उसमें खराबी की वजह से होते हैं, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल दी गई है। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स के एक एग्जांपल है पैरालिसिस और नर्वस डिसऑर्डर के एक एग्जांपल है एपिलेप्सी। पैरालिसिस को उर्दू में हम फालिस कहते हैं, एपिलेप्सी को उर्दू में हम मिर्गी कहते हैं, ठीक है। फालिस का मतलब होता है कि बॉडी का खास हिस्सा काम नहीं कर रहा। पैरालिसिस में हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है वन और मोर मसल ग्रुप से, ठीक है, आमतौर पर, ठीक है, ये यहाँ तक आपने करना है, ठीक है। आगे इसके कॉजेज हैं, आपने इसके कॉजेज की हेडिंग देनी है, इसके कॉजेज कौन कौन से हैं, ठीक है, इसके कॉजेज क्या हैं, देखिए सीएनएस तक ब्लड की सप्लाई का मसला, वेस्कुलर डिसऑर्डर है तो सीएनएस तक जो है वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। मोस्ट ऑफन कॉज बाय डैमेज टू सीएनएस, ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कॉर्ड में कोई चीज़ डैमेज होगी तभी हो सकता है, ठीक है। द डैमेज ड्यू टू स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब होता है ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई ब्लड वेसल फट गई है, इसे कहते हैं स्ट्रोक, या हेमरेज भी इसे कहते हैं, ठीक है। या कोई किसी ब्लड वेसल के अंदर खून जो है वो जम गया है, मतलब खून की सप्लाई में मसला आ रहा है, ये वेस्कुलर डिसऑर्डर, इसके नतीजे में एपिलेप्सी होता है, ठीक है। या पोलियो वायरसेस के नतीजा में जो जहर प्रोड्यूस होता है उससे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है पेशेंट जो है उसको वीक पैरालाइसिस, इसके टाइप्स हैं पैरालाइसिस की, पेशेंट्स को जो है उसको वीक पैरालाइसिस हो सकता है इसकी उसकी बॉडी के अंदर, या पैरालाइसिस जो है वो एक साइड में हो सकता है बॉडी में, ठीक है, या पैरालाइसिस जो है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज या तमाम चारों लिम्स के अंदर हो सकता है, चारों अज़ा के अंदर हो सकता है, ठीक है। पैरालाइसिस है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जो है एक नर्वस डिसऑर्डर है हमारे पास, इन विच देयर इज एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब जो चीज़ नॉर्मल नहीं है, और एक्सेसिव, एक्सेसिव का मतलब बहुत ज़्यादा, डिस्चार्ज, हमारी बॉडी में जो करंट है ना, चार्जेस होते हैं जो कि डिस्चार्ज होते हैं, मतलब जिसमें कैपेसिटर है ना, आपने उसको चार्ज कर लिया है, दोनों तारों को मिला दें तो डिस्चार्ज हो जाएगा। इस तरह हमारे बॉडी के अंदर ना चार्ज सेपरेट हुए होते हैं, जब वो चार्ज आपस में मिलते हैं ना तो करंट पैदा होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बताना है एपिलेप्सी एक नर्वस डिसऑर्डर है हमारे पास जिसमें एक एबनॉर्मल और एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है नर्व इंपल्सेस का ब्रेन में, ठीक है। अब इसके कॉजेज क्या हैं स्टूडेंट्स, इसके कॉजेज देखें आप, इसके कॉजेज हमारे पास ये हैं कि इट कॉजेज अनप्रोवोक्ड सीजियर्स। अनप्रोवोक्ड सीजियर्स से क्या मुराद है, प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, अनप्रोवोक का मतलब होता है कि ना उकसाना, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी बॉडी खुद ब खुद ही झटके प्रोड्यूस करवा रही है, ठीक है, खुद ब खुद ही अनप्रोवोक्ड सीजियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं पेशेंट के अंदर। अब सीजर क्या होता है, सीजर का मतलब है दौरा, सीजर ऑफ एपिलेप्सी क्या है, टेम्पोररी आर्जी तौर पर एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल का मतलब जो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, स्टेट है ब्रेन की मार्क्ड बाय कन्वल्जन, जिसमें जिसमें झटके लगते हैं, समझ आ रही है, ठीक है। अब ये एपिलेप्सी जो है वो यंगर पीपल में एपिलेप्सी जो है वो जेनेटिक या डेवलपमेंटल कॉजेज की वजह से हो सकती है। आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि यंगर लोगों में जो है वो एपिलेप्सी जो है वो किस वजह से होती है, तो आपने बताना है कि एपिलेप्सी जो है वो जेनेटिक या डेवलपमेंटल कॉजेज की वजह से होती है, जबकि वो लोग जो 40 साल से ऊपर उम्र के हैं उनमें ब्रेन ट्यूमर्स, मतलब ब्रेन ट्यूमर्स हो जाते हैं, उसकी वजह से उन्हें जो है मिर्गी का दौरे पड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर के चोट लगना, ये इसके कॉजेज हैं, ठीक है, ये इसके क्या हैं, कॉजेज हैं, ठीक है। सर में चोट लगना या सीएनएस का इन्फेक्शन जो है ये भी एपिलेप्सी किसी भी उम्र में करवा सकते हैं, ठीक है। अभी लास्ट पे इसका ट्रीटमेंट है, वो कहते हैं एपिलेप्सी का कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आप सिर्फ उन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, एपिलेप्सी को कंट्रोल कर सकते हैं, मेडिसिन उनको कंट्रोल करने के लिए अवेलेबल हैं। पेशेंट्स और एपिलेप्सी को मेडिसिन जो है बाकायदगी से लेनी पड़ती हैं, उसके इलाज के लिए भी और उसके बचाव के लिए भी। सीजर्स कहते हैं झटके को, किसे कहते हैं,
झटके को कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास अब वो जो मेडिसिन है वो एंटी कन्वलिएंट या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के नाम से आती हैं, एंटी कन्वलिएंट या फिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के नाम से मेडिसिन आती हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमारे पास ये चैप्टर जो है हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। आप लोगों की एक्सरसाइज जो है, आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे लाजमी शेयर करें ताकि जो है इल्म का सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे, ठीक है। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, कोई भी मसला है, तो आप लोग जो है वो हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, हम लोग आपको इंशाल्लाह आंसर करेंगे, ठीक है। आपने एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करनी है और अगर कोई एमसीक्यू समझ में नहीं आता तो आपने हमें बताना है। थैंक यू वेरी मच।